आदाब। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ट्रंप के गजा मनसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर, हमास की मुखालफत और फलस्तीनी हुकूक की सूरत हाल पर। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अमरीका के 20 नुकाती गजा जंगबंदी के मनसूबे को मंजूर किया और गजा की हुकूमत और तामीर नौ की निगरानी के लिए वसी इख्तियारात के साथ एक बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स और पीस बोर्ड की मंजूरी दी है। इस करारदाद का मकसद गजा में अमन की बहाली और फ़लस्तीनी इलाकों में जंगबंदी के लिए बैनुल अक़वामी फ़ौजी मुदाखलत की तजवीज़ है। अमरीकी हुकूमत का दावा है कि इस इक़दाम से फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान बढ़ती कशीदगी को कम किया जाएगा और गजा में इंसानी बहरान को रोकने में मदद मिलेगी। ताहम हमास ने इस करारदाद को फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की पामाली करार देते हुए मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया। हमास के मुताबिक ये करारदाद फ़लस्तीनी खुदमुख्तारी के ख़िलाफ़ है और इसमें फ़लस्तीनियों के हुकूक का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमास ने वाज़ेह किया कि वह बैनुल-अक़वामी फ़ौज की गजा में तैनाती के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इससे इलाके में गैर ज़रूरी फ़ौजी मदाखलत का दरवाज़ा खुलेगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के बाद बैनुल-अक़वामी बरादरी में मिला जुला रद्दमल सामने आया है और कुछ ममालिक ने इस इक़दाम को अमन की जानिब से एक अहम कदम करार दिया, जबकि फ़लस्तीनी और अरब ममालिक ने इसे इसराइल की मफादात के हक़ में करार दिया। अब सवाल यह है कि इस करारदाद के बाद गजा में अमन कायम करने के लिए क्या अमली इक़दाम किए जाएंगे और फ़लस्तीनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाया जाएगा। जबकि इस वोटिंग में तमाम 14 वोट शामिल हुए जो हिमायत करते हैं, लेकिन चीन और रूस इस वोटिंग से गैर हाजिर रहे। तो इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, और दूसरे मेरे मेहमान डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूंजी, जो कि एक्सपर्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स के। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है जी। खालिद साहब, अमेरिकन रेजोल्यूशन की जो मंजूरी है उसके बाद गजा जंगबंदी क्या परमानेंट तौर पर कायम हो सकेगी? किस तरह के सिचुएशन आप देख रहे हैं इस रेजोल्यूशन के बाद? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, ऐसा है कि जो 20 नुकाती प्रोग्राम था ट्रंप साहब ने दिया जी, उसको पूरी तरह से लागू करना बहुत मुश्किल है जी। इवन जो रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसको भी लागू नहीं किया जा सकता जी, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है दोनों तरफ से। एक तो हमास ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने आप को गवर्न करेंगे, सेल्फ गवर्निंग होने चाहिए। हम विदेश से, बाहर से अगर कोई भी ताकत, कोई भी फौज, कोई भी, चाहे अरब हो चाहे वो बैनुल-अक़वामी कोई कदम हो, उसकी वो मजम्मत करते हैं, उसके साथ वो एग्री नहीं करते। और सिर्फ इतना ही नहीं, इवन इजराइल में भी जो अपोजिशन है उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया है। हाँ, तुर्किया के हवाले से तो कहा कि वो फौज आना ही नहीं चाहिए तुर्किया की। उन्होंने क्लियरली ये बात कही है कि हमारा सॉवरन कंट्री है, एक सॉवरन कंट्री के अंदर किसी दूसरे गैर मुल्की फौज जो है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गलत है। बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि ये सेल ऑफ है जी। और दूसरी बात यह है कि जो टू नेशन या फलस्तीन का सवाल है, 2 स्टेट्स का जी, उसको आउटराइटली नेतन्याहू ने भी और इजरायली जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने रिजेक्ट किया। हाँ। अब अगर ये फैसला नहीं होगा या इस पर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो रेजिस्टेंस होगी। हमास ने यह भी कह दिया है कि हमारा जो राइट है रेजिस्टेंस का, उसको हम नहीं जाने देंगे। हाँ। और हथियार तो रखने को तैयार ही नहीं है। और लास्ट में मैं ये कहूं कि आज भी अल जजीरा के एक सहाफी को गोली लगी है, मारा है जी। वो क्रिटिकल कंडीशन में है। इसी तरह से एक और जगह पर भी गोली चलाई गई है, इसमें गजा के अंदर। तो अगर इतनी बैनुल-अक़वामी सतह पर इतना कुछ हो रहा है के बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जगबंदी या जो अमन की जो एक एफर्ट है वो कहां तक कामयाब हो सकती है। बिल्कुल, सीज़फायर की लगातार खिलाफ वर्जी हो रही है
अमेरिका जी। नजर रखा हुआ है, बैनुल-अक़वामी अमेरिका जो है वो नजर रख सकता है, लेकिन अमेरिका हर शहरी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। बिल्कुल। वहां पर बहुत सी फोर्सेस काम कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्मदीप जी, एक चीज़ और है कि जिस तरह से सर ने भी कहा कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन और हमास और फ़लस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करें तो जो ऑब्जेक्शन रेस किया गया है वो यूएस रेजोल्यूशन पर क्यों है, और उनके जो कंसर्न्स हैं वो क्या हैं, जो खदशात वो जाहिर कर रहे हैं? जिलानी साहब देखिए, इसके बहुत सारे पहले तो राजी हो गया था हमास। हाँ ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसके बहुत सारी चीजें हैं। जैसे रूस ने कहा कि 1967 के पहले का फिलिस्तीन, तो वो तो स्वीकार करने को तैयार है कि फिलिस्तीन को इजराइल, क्योंकि इजराइल यदि 1967 के पहले जो कंडीशन थी यदि वो स्वीकार कर लेगा तो फिर इजराइल आधा रह जाएगा, जो अभी इजराइल ने जितना सब कुछ कब्जा करके रखा है। दूसरी बात है कि नेतन्याहू के, आप देखिएगा कि नेतन्याहू सरकार के जो रक्षा मंत्री है वही नेतन्याहू की खिलाफत में उतर आए हैं जी। अगली बात यह भी है कि देखिए फिलिस्तीन में भी विभिन्न जो गुट है, महमूद अब्बास इसका स्वागत कर रहे हैं, हमास उसका विरोध कर रहा है। हाँ। लेकिन इन सब में दिक्कत यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो लगाम नहीं कस पा रहा है, न तो हमास पर और न ही नेतन्याहू पर, क्योंकि ये जो दोनों, आप हमास को भी ले लें और आप नेतन्याहू को भी ले लें, बहुत बड़े दुश्मन है। इसका नतीजा है, जिसका खामियाजा फिलिस्तीन के लोगों को भोगना पड़ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि हमास में यदि मादा नहीं है, या तो आप युद्ध लड़े और आप जानते हैं कि आप इजराइल का सामना नहीं कर सकते, तो कम से कम आप सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों को विश्वास मिले। अब उसमें बुरी तरीके से हमास नाकामयाब हो गया है। तो ऐसे में इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है फिलिस्तीन के लोगों को। अब ये जो पूरा ये यूएस को क्या कहें या सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव, इसे क्या कहें हम, ये दरअसल ट्रंप का प्रस्ताव है। और ट्रंप चाहते हैं कि, अब देखिए इसमें एक जो सबसे बड़ी मूलभूत मुझे आती है, जिसमें उन्होंने एक कॉरिडोर बनाने की, ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात कही। वो भी किसकी जमीन पर बना रहे हैं आप? फिलिस्तीन की, गजा की जमीन पर, फिलिस्तीन की जमीन पर। तो आप वो कॉरिडोर जो बना रहे हैं, मतलब आप गजा को डिवाइड कर रहे हैं। तो एक तो फिलिस्तीन को तो डिवाइड कर ही दिया है आपने, पश्चिमी एशिया में अलग जो है महमूद अब्बास का शासन चलता है, गजा में हमास का शासन चलता है, तो वो तो डिवाइड हो ही गया है जैसे भी जिन भी कारणों से। लेकिन अब आप गजा को भी डिवाइड करना चाहते हो, तो ये अब देखिए एक बात और यहाँ पर है कि चूंकि ट्रंप का स्टेट वाला जो मसला है वो तो फिर खटाई में पड़ेगा। नहीं, देखिए ट्रंप का प्रस्ताव है तो पाकिस्तान भी उनके साथ खड़ा हो गया, सऊदी अरब भी हो गया, यूएई भी हो गया है, उधर मिस्र भी उनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अमेरिका का प्रस्ताव है। दूसरी तरफ जो है रूस को आप देखिएगा, रूस की देखने के लिए तो वो इस्लामिक ममालिक के साथ नजर आता है, लेकिन रूस भी कहीं ना कहीं इजराइल का बहुत खुल के विरोध करता नहीं है। पुतिन को कभी देखा नहीं कि खुलकर विरोध करे। आप देख लीजिए, इसमें किसी ने भी विरोध नहीं किया। आपने विरोध नहीं किया, आपने एक विचार रखा, विरोध नहीं किया। तो ऐसे में आप जब इजराइल का विरोध ही नहीं करेंगे तो आप इजराइल को रोकेंगे कैसे? तो इस तरह समूचे मसले पर बात यह है कि यदि संयुक्त राष्ट्र एक प्रस्ताव पारित कर दे कि द्विराष्ट्र का प्रस्ताव पारित कर दे कि फिलिस्तीन अलग होगा और इजराइल अलग होगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस पूरे प्रस्ताव में द्विराष्ट्र जो है वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है कि फिलिस्तीनी कहीं है ही नहीं। सवाल इसलिए हमास यही सवाल उठा रहा है। खालिद साहब, जिस तरह से फलस्तीनियों के हुकूक की बात हमास भी कर रहा है, ठीक है, उसकी हिफाजत के लिए इस रेजोल्यूशन में क्या स्टेप्स शामिल हैं जो अमेरिका उठाना चाहता है? हमास तो ये कहता है कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, हमसे बात ही नहीं की और जो प्लान पहले से आप लोगों के हैं वो प्लान आप अपना लागू करेंगे, आपके अपने मफादात यहाँ पर आप हासिल करेंगे, उनको ये खदशा है। तो ऐसी सूरत में ये प्लान क्या आगे बढ़ेगा? क्या नवैयत इसकी होने वाली है? देखो, दुख की बात यह है जी कि जिन लोगों के बारे में फैसला हो रहा है उनसे कोई पूछ नहीं रहा है। हम देख रहे हैं कि जो गजा का इलाका है इतना डेंसली पॉपुलेटेड है, तकरीबन 41 किलोमीटर है इसकी लंबाई और 20-25 लाख लोग रहते हैं वहां जी।
और उसके अंदर भी आप कोई ग्रीन कॉरिडोर भी बनाए, उसके बाद इजराइल कहे हम भी अपनी प्रेजेंस यहाँ पे रखेंगे, तो कैसे चलेगा? दूसरे जो 20 नुकाती प्रोग्राम है उसमें वो कहते जी डी रेडिकलाइज करेंगे हम गाजा को। उसका मुझे तो समझ नहीं लगता डी रेडिकलाइजेशन क्या है। फिर वो कहते हैं कि हमास को हम वेपन से डीकमीशन कर देंगे, यानी कि उनके पास कोई वेपन नहीं होना चाहिए। हाँ। फिर वो कहते हैं कि अगर होस्टेजेस जितने भी हैं और सारे आदान प्रदान हो गया, डेड और अलाइव सारे होस्टेजेस वापस चले गए जी, उसके बाद हम देखेंगे कि जो एड का फ्लो है वो पूरी तरह से चलेगा। यानी वहां पर भी आप एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं या कंडीशन लगा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि और फिर फलस्तीन के फ्यूचर के बारे में यहां पर कुछ नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लड़ाई तो इसी बात की है ना कि फलस्तीन को जीने का हक है या नहीं है। हाँ, तो फलस्तीनियों के बारे में इसमें कुछ नहीं है। यही बात हमास भी कह रहा है कि हमारे बारे में फैसला हो रहा है, हमसे बिना पूछे फैसला हो रहा है, हमें बिना कॉन्फिडेंस में लिए फैसला हो रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि आप इंटरनेशनल जो इस्तेहकाम करने की जो फोर्सेस हैं वो भी वहां पर एक्सेप्ट करो, डी रेडिकलाइजेशन भी करो, वेपन भी खत्म कर दो, और इजराइल की भी प्रेजेंस वहां पर होगी। तो फिर ये किस किस्म का फैसला? ये तो वन साइडेड डिसीजन है। बिल्कुल। और वो डिसीजन अगर आप लगते हैं तो नेचुरली उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगी। ये चीज हमास ने बिल्कुल क्लियर कर दी है जी। हालांकि हमास की कमर टूट चुकी है, लेकिन हमास अपने बारे में फ्यूचर में क्या करना चाहता है उसको वो ओपन रखना चाहता है। बिल्कुल। इसलिए वो किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं करेगा। बिल्कुल। ब्रह्मदीप जी, जिस तरह से ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ, आपने जब शुरुआत में देखा था कि सारी दुनिया का फोकस यही था कि साहब इंसानों को पहले गजा में बचाया जाए, जंग रुक जाए, सीज फायर हो जाए पहले, ठीक है। अब उसके बाद इस जो रेजोल्यूशन पास हुआ गजा के लिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकना है, लेकिन इसके जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस की बात हो रही है, खालिद साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि ये चैलेंजेस बहुत मुश्किल हैं, लेकिन फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाला जो सवाल है जिस पर बड़े बड़े दावे भी हैं अमेरिका के और दीगर ममालिक के, वो कहीं ना कहीं हमास के हवाले से गायब नज़र आते हैं। फिर सवाल उसका ठीक ही है कि साहब हमें बचाया जाए, बचाने की बात पर तो जंग रोकी गई थी। देखिए, हमास जो है उसकी बहुत सारी चीजें वाजिब नजर आती है जी, लेकिन वो गलत वहां पर नजर आता है जब जैसे युद्ध विराम हुआ तो उसने जो अपने विरोधी पक्ष हैं उनके लोगों को रोक रोक के मारना शुरू कर दिया, उनको गोलियां मारना शुरू कर दी। दूसरी बात है कि उन्होंने फतेह के खिलाफ जो इवन जो यासिर अराफात के दौर के लोग थे या जो महमूद अब्बास के साथ के लोग थे उनको भी आप मार रहे हैं। तो हमास पूरे फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व करता है ऐसा कहा नहीं जा सकता। और तब जबकि हमास आज भले आवाज नजर आती है, जो बुनियाद है वो तो इजराइल ने रखी। तो मतलब और ये तथ्य सामने भी आए हैं कि भाई इसकी बुनियाद में इजराइल था क्योंकि अराफात से डर। तो दिक्कत यह है कि फिलिस्तीन का जो नुमाइंदगी कौन करे इस बात को लेकर कुछ स्पष्ट होना चाहिए। और अफसोस इस बात का भी है कि जो जॉर्डन है, जो मिस्र देश है, जो कि फिलिस्तीन की समस्या को, वहां की लीडरशिप को, वहां की सोसाइटी को सबको जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कोई ऐसा समानांतर कोई ऐसी जो लोग हैं, सरकार है या एनजीओज हैं, ऐसा कोई प्रस्तुत नहीं कर पाए जिसको कि सबका समर्थन हो, मतलब गजा के लोगों का भी समर्थन हो जाए और पश्चिमी तट के लोगों का समर्थन भी हो जाए। अब ऐसे में हमास की जो आवाज है वो तब मजबूत बुलंद नजर आती है जब क्योंकि उसके सामने कोई नजर आ नहीं रहा है जी। अब हमास जो है, देखिए हमास प्रतिनिधित्व करे लेकिन वो पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व करे। यदि वो हथियारों से प्रतिनिधित्व करना चाहता है या सेना के नाम पर प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो उसको कुछ कूटनीतिक हल निकालना पड़ेंगे। आप जो है आप ऐसा लेकिन हमास का ये भी डर है कि अगर हम हथियार छोड़ देंगे तो इजराइल अपना काम पूरा कर लेगा।
फिर हम अपना बचाव करेंगे कैसे? फिर फ़लस्तीन के लोगों का तरफ से लड़ेगा कौन, बचाएगा कौन फ़लस्तीन को? क्या भरोसा करें हम दूसरी फौजों पर? नहीं, देखिए, हमास का डर बिल्कुल सही है। हमास का सही कहना है कि आप इजराइल को खुला नहीं छोड़ सकते, आपको इजराइल का प्रतिकार करना पड़ेगा। लेकिन जब हमास जानता है कि पूरी दुनिया उसके विरोध में, पूरी दुनिया उसका समर्थन नहीं कर रही है, बिल्कुल, तो बीच बचाव का या बीच का रास्ता निकालकर फिलहाल हमास को महमूद अब्बास से हाथ मिलाना चाहिए। और वो हमास की सेना नहीं हो, बस एक बार वो फिलिस्तीन की सेना हो जाए। हाँ, और ऐसा हुआ है जी। आप देखिएगा कि ऐसा जो है वो नेपाल में भी हुआ है। नेपाल में जो माओवादी थे, जो गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे, सरकार बनने के बाद वो सेना का अंग हो गए। तो यदि नेपाल में ऐसा हो सकता है, नेपाल तो बहुत छोटा और मतलब ऐसा हाइट वाला राष्ट्र नहीं था दुनिया में, लेकिन फिलिस्तीन है जिसका कई यूरोपीय ममालिक समर्थन करते हैं। तालिबान का एक उदाहरण है अफगानिस्तान के हवाले से। जी जी बिल्कुल। खालिद साहब, जिस तरह से ये तब्दीलियां आ रही हैं, चाहे आप नेपाल की बात करें ब्रह्मदीप जी, और दूसरा अफगानिस्तान के हवाले, क्या ये इम्प्लीमेंट गाज़ा में हो सकता है, फ़लस्तीन में हो सकता है? इस तरह के आसार नज़र आते हैं। और अरबों के हवाले से क्या ये एतमाद में न लिया जाए कि हमास हथियार छोड़ दे, हमास ये गारंटी दे दे कि साहब हम हथियार नहीं उठाएंगे, रखेंगे लेकिन उठाएंगे नहीं? तो ऐसे में इसराइल को भी पाबंदी का सामना करना चाहिए। इसराइल पर भी रुकावट क्या इस तरह की हो सकती है अमेरिका की तरफ से? पहली चीज तो यह है, जहां तक महमूद अब्बास का सवाल है जी, उनकी तरफ से कोई आर्म्ड रेजिस्टेंस किसी किस्म से है ही नहीं जी। वो तो इजराइल जिस तरह से थप्पड़ मार रहा है वो सह रहे हैं बस। जिस तरह से वेस्ट बैंक के अंदर उन्होंने अपनी बस्तियां बसा ली है और बस्तियां बसाने का पूरा कैबिनेट का प्लान है, उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। बिल्कुल। अब्बास क्या रेजिस्ट कर रहा है? कोई रेजिस्टेंस नहीं है अब्बास की तरफ से, बिल्कुल। बल्कि वो जगह को घेरते हैं, वहां पर अपनी बस्ती बनाते हैं, वहां से फलस्तीनियों को खदेड़ देते हैं, अगर कोई रेजिस्ट करता है गोली मार देते हैं। इस पर क्या लगाम लगेगी? तो उस पर कैसे ये क्या नजर नहीं आ रहा है दुनिया को? दूसरी चीज ये है कि इजराइल कितना मर्जी वादा कर ले, इजराइल अपने वादे से मुकरेगा। इजराइल पर किसी भी सूरत में विश्वास नहीं किया जा सकता, और ना ही अरबों को करना चाहिए, ना हमास को और फलस्तीनियों को करना चाहिए। अपनी रेजिस्टेंस उनको कायम रखनी चाहिए। हालांकि बेशक इस समय हमास की बिल्कुल रेजिस्टेंस खत्म हो चुकी है, बहुत लड़ाके उनके मारे जा चुके हैं, लीडरशिप मारी जा चुकी है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि हमास एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक आइडिया है, एक सोच है। फिर दोबारा जन्म लेगा, फिर आगे बढ़ेगा, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इजराइल की जिस तरह से वहां पर चाराजोई होती है, इतना इजराइल जब तक अमन का वादा नहीं करता, इजराइल अमन का वादा सर कभी हमास नहीं रुकेगा। ये बात इजराइल नंबर 1 अमन का वादा नहीं करेगा, अगर कभी करेगा भी उससे मुकरेगा, क्योंकि इजराइल का डिजाइन डिफरेंट। जी बिल्कुल। इजराइल का डिजाइन तो ये है कि एक ग्रेटर इजराइल क्रिएट करना है। वो तो उसमें उर्दन और शाम के इलाके भी अपने अंदर और लेबनान के भी अपने अंदर मिलाना चाहते हैं इन द लॉन्गर रन। उसमें एक नया प्लेयर पैदा हो रहा है, पाकिस्तान। एक और प्लेयर जोड़ लिया है, अहमद अल शर्रा। एक और प्लेयर पाकिस्तान जुड़ गया है, जिसकी अभी कल ही उर्दन के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग और समझौता हुआ है, और इजराइल सऊदी अरब के साथ ऑलरेडी उनका समझौता हो चुका है, और सीरिया के साथ भी चल रहा है मसला। सीरिया के साथ भी चलता है। और पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़कर के, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर तो है, और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस इनसे सबसे कहीं ज्यादा बेटर है, तो नेचुरली वो उसका फायदा लेना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि सऊदी अरब एक तरफ है, उर्दन जो कि इजराइल का दोस्त मुल्क है वो, और इधर पाकिस्तान के ऊपर इजराइल की पूरी नजर है उसके न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं इनको कैसे हल किया जाएगा? पाकिस्तान की एंट्री एक नई स्ट्रेटेजिक डायमेंशन दे रही है वेस्ट एशिया में। जी, ये बिल्कुल निशानदेही आपने दुरुस्त किया। ब्रह्मदीप जी, जिस तरह से
हम सूडान के हवाले से अगर यहाँ पर एक मिसाल दें, जिस तरह की फोर्स वहाँ लगाई गई थी और पूरे सूडान में जो हालत हुई, हालांकि अमन फोर्स के नाम से भेजा गया था, तो यूएई के ताल्लुक से जो वीडियोस आ रहे थे, जो उसमें फोर्सेस शामिल थी, वो सूडानी आम लोगों को जो है एक तरह से निशाना बना रही थी। क्या वही खदशात, वही सोच हमास को लगती है या फ़लस्तीनी लोगों को डर है उसी चीज़ का कि हमारे साथ भी ये होगा? देखिए, फिलिस्तीन को तो डर होगा, इसलिए वो मुखालफत कर रहे हैं बाहर की फोर्सेस की। नहीं, आपको याद होगा जी कि जॉर्डन की तरफ से लड़ते हुए जो जियाउल हक थे, उन्होंने बम कहां पर बरसाए थे? फिलिस्तीनियों पर बरसाए, और तकरीबन 40,000 फिलिस्तीनी मारे गए थे। 72-73 की बात है जी, जब फिलिस्तीनियों पर बम बरसाए थे पाकिस्तानियों ने। तो आप फिलिस्तीन के लोगों पर जब पाकिस्तान बम बरसा सकता है, तो फिलिस्तीन के लोग भरोसा करेंगे किस पे? हाँ। दूसरी बात यह भी है कि देखिए, यहाँ पर एक बार फिर देखिए, आपको युद्ध वो होता है बिना लड़े जीत लिया जाए, मनोवैज्ञानिक युद्ध। और फिलिस्तीनियों के साथ सबसे खास बात यह है कि फिलिस्तीन को चाहने वाले हिंदुस्तान में भी मिलेंगे, फिलिस्तीन को चाहने वाले ब्रिटेन में भी मिलते हैं, अमेरिका में भी मिलते हैं, फ्रांस में मिलते हैं, पूरी दुनिया में मिलते हैं। इंसानियत की बुनियाद पर तो इस बार बहुत सारी दुनिया खड़ी रही। नहीं, लेकिन आप देखिएगा कि तकरीबन 150 जो देश है वो फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, बिल्कुल मान्यता देते हैं। अब इसका फायदा उठाने के लिए हमास को इसका फायदा उठाना चाहिए। हाँ। तो हमास इसका फायदा तब उठा पाएगा जबकि हमास जो है वो गजा का प्रतिनिधित्व नहीं करे, वो पूरे फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व करे। और हमास यहीं पर मार खा रहा है, वो हथियारों को लेकर बहुत सीरियस है। हमास अपने ऐसा डेवलप क्यों नहीं करता कि वो पॉलिटिकल तौर पर, ठीक है, यदि आपकी पॉलिटिकल सत्ता पूरे फिलिस्तीन में हो गई, महमूद अब्बास का नामो निशान हो गया, सिर्फ हमास पश्चिमी तट और गजा में हो गया, तो फिर वो जो सत्ता है फिलिस्तीन की पूरी सत्ता, उस पर हमास का कब्जा होगा। तो इन चीजों पर अभी जो ये जो काल चल रहा है, इस पर हमास को बहुत ही साइलेंट तरीके से पूरी फिलिस्तीन जो है वहां पर सत्ता में आने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमास एक बार यदि पूरे फिलिस्तीन की सत्ता में आ गया तो निश्चित तौर पर फिर मॉडल वही डेवलप होगा जो हमास चाहेगा। लेकिन हमास को ऐसा करना पड़ेगा बिना इस्लामिक मुमालिक जो है, खासकर यूएई और सऊदी अरब के, पैसा कौन लगाएगा? मिस्र के पास पैसा नहीं है, जॉर्डन के पास पैसा देने के लिए नहीं है, पाकिस्तान क्या देगा उसको? फिलिस्तीन का क्या डेवलपमेंट करेगा? सूडान क्या करेगा? कौन क्या करेगा? और जो आपने बहुत अहम सवाल पूछा है कि सूडान को लेकर, आप देखिएगा कि आप यूएई पर या सऊदी अरब पर भरोसा कैसे करोगे जबकि ये जो देश है सूडान में तो मुसलमान ही मारे जा रहे हैं। हाँ। तो इन देशों की कई आरोप लग रहे थे उन पर कि ये फोर्स आकर यहाँ पर आम लोगों को ही मार रही है। हाँ, तो इन देशों की नीतियां भी कुछ समझ में आती नहीं है कि जो देश है, आप सोचिए कि इस्लामिक दुनिया यदि चाल है एक हो जाए तो वो इजराइल को रोक देगी। इजराइल फिर आप सोचिए ना कि यूरोप जो है वो मुस्कुराता किसके बूते? मध्य पूर्व के बूते मुस्कुराता है। लेकिन आप जो है वो यूरोप की मुस्कुराहट को क्या रोक पाए? नहीं रोक पाए। हाँ। क्योंकि इस्लामिक दुनिया में ही अपने इतने जो हो गए, इतने मसले हैं वो उसके ऊपर आ ही नहीं रहे। तो कुल मिलाकर यदि फिलिस्तीनियों को आपको राहत देना है तो फिलिस्तीनियों को राहत देने में सबसे ज्यादा अहम जो रोल हो सकता है वो हमास का हो सकता है। हमास को रुको और देखो की नीति पर चलते हुए पॉलिटिकली इन चीजों पर उसको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने जो निशान दिया। आखिरी सवाल खालिद साहब, आपसे 1 मिनट बचा हुआ है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो फैसला है उसके बाद फलस्तीनी अवाम के जो हकीकी मर्जी हुकूक तस्लीम करने के लिए आलमी बरादरी क्या इकदाम उठाएगी? अब जो खदशात है उसको दूर किया जाए ताकि देखो, आलमी बरादरी यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से भी और इंडिविजुअली भी सपोर्ट करती रही है फलस्तीन के कॉज की भी, हमास की भी, और जो बर्बरियत इजराइल ने वहां पे की है उसकी भी अपोजिशन करती रही है। लेकिन उसको हम कभी मुस्तहकम नहीं रख कर सोच सकते कि हो जाएगी वहां पर अमन, जब तक इजराइल की इंटेंशन क्लियर नहीं होगी। और इजराइल की इंटेंशन पर हमेशा शक की निगाह जाएगी, क्योंकि जब भी उसने कोई समझौता किया है खुद ही उसको तोड़ दिया है। बिल्कुल।
बिल्कुल। तो इसलिए इजराइल के ऊपर जब तक कोई को खतरा नहीं होगा कि हमें दंड मिलेगा, जैसे ईरान ने किया इजराइल के साथ, हाँ, तो उस वक्त तक इजराइल को आप टेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। इजराइल पर भी दबाव इस तरह का होना चाहिए जिस तरह से इसलिए फिलिस्तीन कोई पर है। दबाव इजराइल के ऊपर जब तक नहीं होता उस वक्त तक लेकिन इजराइल अमेरिका जो है, बार बार माफ करने के लिए कह रहा है नेतन्याहू को। नहीं माफ नहीं, कर दें। वो इजराइल, देखो अमेरिका तो वही बात करेगा जो इजराइल के हक में है। उसके अलग वहां पर तो इजरायली लॉबी इतनी स्ट्रांग है, इजराइल की फॉरेन पॉलिसी सोच भी नहीं सकती कि वो इजराइल के अगेंस्ट चली जाए। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है बिल्कुल वो हमेशा प्रो इजराइल रहेगी और है और हमेशा रहेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, प्रोफेसर खालिद साहब और ब्रह्मदीप जी, आपका भी इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल में फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की हिफाजत, गज़ा में इंसानी बहरान का हल और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तवील मुद्दत यमन के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा आलमी ताकतों को मज़ीद जामे और हकीकत पसंदाना इक़दामात की ज़रूरत पेश आएगी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।